बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर फ़िज़िक्स का जो लीग पेपर है वो बहुत ही करीब आ रहा है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी उस हवाले से उस अपने अकॉर्डिंगली प्लान बना के अपनी प्रिपरेशन को भी तेज़ कर दें। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन को। क्वेश्चन 1 है द पाथ लॉन्ग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड। यानी हमने वो पाथ बताना है जिसके अलॉन्ग पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट का मूव करता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑप्शन सी लूप, ऑप्शन थ्री डी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। देखें वो पाथ जिसमें आपका मैग्नेट मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्पेयर्स लॉ इज एनालॉगस टू फैराडेज लॉ, गासेस लॉ, लेंज़ेस लॉ या नन ऑफ दिस। जो अम्पेयर लॉ होता है ये सेम बिल्कुल गासेस लॉ की तरह होता है। जैसे कि गासेस लॉ हाईली सिमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, वैसे ही अम्पेयर्स लॉ भी हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशंस पर अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के बाहर जो फील्ड होता है वो हमेशा वीक फील्ड होता है और जो सोलेनोइड के इनसाइड फील्ड होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन 4, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ लूप ऑन अ कॉइल एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड। अब आप देखें जो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है वो यही है कि अगर आप ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस होगी जब आप कहीं पर भी मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा, तो फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, विच इज़ फैराडेज लॉ। Question number 5, when proton enters into magnetic field perpendicularly the proton will experience a force along। देखें जब भी एक प्रोटॉन आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहाँ पे जो फोर्स वो फील करेगा वो जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उस पे प्लेन के अंदर जिस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है। यानी कि हमेशा जो मैग्नेटिक फोर्स होनी चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जब भी आपका प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स फील करेगा, जबकि अगर यही नेगेटिव चार्ज आता तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स फील करता। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ फील्ड इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है या नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मूविंग चार्ज जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग सम करंट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स। जब आप एक सर्कुलर कंडक्टर जो है जिसके अंदर कोई ना कोई करंट जा रहा है, जब आप उसके एक्सेस के ऊपर देखें, यहाँ पे हम एक कोयल बना लेते हैं, ठीक है, और ये उसका एक्सेस ले लेते हैं, या यहाँ पे एक्सेस होगा या इस साइड के ऊपर एक्सेस होगा। जब आप उस एक्सेस के अलॉन्ग एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पर किसी किस्म की फोर्स जो है वो फील ही नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स की फीलिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो फोर्स आपका है वो या तो आई एल बी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो एक्सिस के ऊपर लेके जा रहा है इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट, फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द मोस्ट सूटेबल मटेरियल इज। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं उनके जो कोर होती है उनके लिए हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके लिए हम सॉफ्ट आयरन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम ज़्यादातर निकल यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और बात भी याद रखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके लिए आपका हिस्टैरिसीस कैसा होना चाहिए। तो उनके लिए हिस्टैरिसीस हमारा टाल और नैरो होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो हमारा हिस्टैरिसीस का जो एरिया होना चाहिए वो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होता है। अगर आप उसको किसी एक खास एंगल के ऊपर लेके आएंगे तो फिर उसका पाथ जो है वो हेलिक्स बनेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर कहा गया है तो ये सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। जो 1 टेस्ला होता है ये 10 रेज टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है, इसको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ। देखिए जो मूविंग चार्ज है उसकी जो एनर्जी आती है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फोर्स होती है उसकी वजह से ही आती है। तो जो मूविंग जो एफ डॉट डी है तो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही वर्क करती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और उसी की वजह से जो हमें वर्क मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी किस्म का कोई वर्क नहीं मिलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12,
शंट रिक्वायर्ड इन एन एमीटर ऑफ रेजिस्टर्स आर टू डिक्रीज इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम 30 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर। देखिए हमें दो करंट दिए गए हैं, एक हमें इनिशियल करंट दिया गया है दैट इज़ आई जी हमारा 30 एम्पेयर है, और दूसरा जो हमें शंट करंट दिया गया है वो आई एस हमें 10 एम्पेयर का दिया गया है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि अब कौन सी ऐसी शंट लगाएंगे जब उसका करंट 30 से 10 चला जाएगा। तो फार्मूले को अंडरस्टैंड करें डियर एस्पायरेंट्स। फार्मूला होता है आई जी आर जी इज इक्वल टू आई एस आर एस। अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आई जी की जगह पे आई जी की वैल्यू डालें, आई एस की जगह पे आई एस की वैल्यू डालें, तो होपफुली आपके पास आंसर 3 आर आना चाहिए, जो कि इन ऑप्शंस के अंदर लाई ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज थ्रोन आउट ऑफ इट बाय द फील्ड। आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मटेरियल को रखा और फील्ड ने उस मटेरियल को बाहर की तरफ भेज दिया, तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए। देखिए जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और उनकी जो मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड होती है, इसलिए वो सारे के सारे बाहर चले जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूट्रॉन्स एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। न्यूट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं विद द सेम स्पीड, उनके ऊपर सेम स्पीड लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखिए न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो चार्ज पार्टिकल को के ऊपर इफेक्ट करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो नो फोर्स आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 15 पे, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है, यानी ये आप सेम डायरेक्शन ले लें, इस सेम डायरेक्शन के अंदर आपके क्या कर रहे हैं, एक जानिब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दूसरी जानिब आपके पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। तो दो, यानी कि ये आपके पास जो केस आ जाएगा ये वो वाला केस आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हों और वो सेम डायरेक्शन के अंदर अगर उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो उसी हिसाब से अट्रैक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड के अंदर आपने प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और अब आपने रेशियो बतानी है उनके रेडियाई की। तो देखिए आप, यानी कि ये जो रेडियस हमारे पास बनेगा, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले से आप इस रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर 4 जो होती है एम बी स्क्र, सॉरी ये मैंने 1/2 वैसे लिख दिया, एम बी स्क्र ओवर आर को आपको क्यू वी बी के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा और यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे। जब आप यहाँ से आर की वैल्यू को डियर एस्पायरेंट्स निकालेंगे तो जो आर का हमारे पास फार्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब ये आर हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एम है। तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल का मैस ज़्यादा होता है जबकि प्रोटॉन का मैस कम होता है। जबकि इसने हमसे रेशो पूछी है, तो रेशो में आप क्या करेंगे, रेशो के अंदर आप अप साइड के ऊपर अल्फा पार्टिकल रखेंगे, डाउन साइड के ऊपर प्रोटॉन रखेंगे, तो ये आपके पास 4/1 या 4:1 का आपको करेक्ट आंसर दे देगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिक्विड ऑक्सीजन रिमेन सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स फेसेस ऑफ मैग्नेट बिकॉज। जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आती है, इसलिए ये दो जो मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनके दरमियान ये सस्पेंड हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डायमैग्नेटिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहता है कि जी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट आई, मैग्नेटिक मोमेंट जो है करंट आई की कैरिंग सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टन्स वेरीज एज। हमने मैग्नेटिक मोमेंट की जो वेरिएशन है उसको इस हिसाब से बताना है कि वो किस लिहाज से वेरिएट करती है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उसको लेके जाएं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट को जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आर स्क्वायर से वेरी करती है, ठीक है। इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं, तो आर स्क्वायर के साथ ये वेरी करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कोयल इज समटाइम्स। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कोयल के अंदर, इसका जो दूसरा नाम होता है एस्पायरेंट्स वो बैक ईएमएफ होता है। तो बैक ईएमएफ तभी आपका जनरेट होता है जब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ये अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। इसलिए इस इफेक्ट को बैक वाटर इफेक्ट या बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर बेस्ड ऑन। डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है, ये एफएससी का क्वेश्चन भी है, बीएससी में भी होता है कि डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के आपके जो कंसेप्ट के ऊपर बिहेव करता है, उस हिसाब से ये एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टार्क प्रोड्यूस्ड इन डीसी मोटर वैनिशेस ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन आफ्टर हीच रेवोल्यूशन ड्यू टू। जब आप टार्क प्रोड्यूस करवाते हैं डीसी मोटर के अंदर तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद वो अपनी जो है वो वैनिश हो जाता है। ये किस फिनोमिना की वजह से होता है, ये क्रिएट जर्क की वजह से ये अपने आप को चेंज करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्रिएट जर्क आएगा।
ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे। तो ये पार्ट 1 की वीडियो है जिसके अंदर हमने तकरीबन 22 क्वेश्चंस को जो है वो स्टडी किया है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा ऑब्वियसली। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म की वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करते, जिसलिए मैं भी अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। हालाँकि उनको ये सारे का सारा मटीरियल फ्री के अंदर मिल रहा होता है, लेकिन वो लोग टाइम नहीं देते अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैं भी उस हिसाब से ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो जैसे ही आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।